गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 8 हिंदी, जिसमें हम ग्रामर का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है संधि। और संधि में अब तक हमने 2 वीडियो देखे हैं। संधि के प्रकार के बारे में हमने देखा है। सबसे पहला वीडियो हमारा था स्वर संधि, जिसमें स्वर संधि के कुछ नियम हमने देखे। दूसरा हमने देखा था व्यंजन संधि, और उसके भी बहुत सारे नियम जो हमने पिछले वीडियो में देखे हैं। अब आज हम देखने जा रहे हैं तीसरा प्रकार विसर्ग संधि। डियर स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक में संधि के जो नियम है वो अगर आप समझोगे नहीं तो संधि को पहचानना या संधि का विच्छेद करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि हर एक संधि उसके प्रकार और उसके मुताबिक जो नियम है वो याद रखना बहुत ही कठिन है। और इसीलिए यहाँ पे मैं आपको तीनों प्रकार अलग अलग वीडियो के द्वारा समझा दूँ, ताकि आपको सारे नियम मिक्स ना हो जाए, आपको सारे नियम अच्छे से याद रहें। तो आज हम देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के नियम देखने से पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। और जैसा कि मैंने बोला है कि आपको हिंदी ग्रामर टेक्स्ट बुक आपके पास रखनी है, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपकी ग्रामर टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो देखते हैं हम विसर्ग संधि के डेफिनेशन और उसके बाद उसके एग्जाम्पल और नियम। विसर्ग संधि की डेफिनेशन हम देखते हैं। विसर्ग के बाद अब सबसे पहले विसर्ग संधि पहचानने या पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि विसर्ग किसे कहते हैं। विसर्ग का चिन्ह आप सभी को पता ही होगा। जो दो डॉट होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। जैसे हम लिखते हैं दुख, उसके बाद क्या करते हैं, ये जो डॉट करते हैं और इसी को हम बोलते हैं विसर्ग। तो यहाँ पे हमें ये विसर्ग संधि के नियम देखने हैं। तो इसीलिए विसर्ग आपको पता चल गया कि विसर्ग चिन्ह किसे कहते हैं। वैसे तो आप पहले जब से हिंदी सीखते हो तभी से आपको पता है कि ये विसर्ग का चिन्ह है, लेकिन फिर भी एक बार मैंने बता दिया ताकि आपको अगर ना पता हो तो कंफ्यूज ना हो। तो देखते हैं हम विसर्ग संधि की डेफिनेशन। विसर्ग के बाद यानी कि एक चिन्ह के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि किसे कहेंगे, विसर्ग वाला जो शब्द होता है उसमें विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले नहीं, विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन हो, ये स्वर है और बाकी के का व्यंजन है। अगर विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में से ही दे रही हूँ, दुह प्लस आशा। यहाँ पे लिख के आपको दिखा रही हूँ। दुह प्लस आशा, यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग के बाद हमें क्या दिख रहा है, आ, यानी कि स्वर है। और हमने क्या कहा है कि विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन आए तो जो शब्द में परिवर्तन आता है वो विसर्ग संधि है। तो दुह प्लस आशा का जो नया शब्द बनेगा तब होगा दुराशा। हमारा वर्ड बना दुराशा। तो ये हुआ विसर्ग संधि का एग्जाम्पल। दूसरा हम देखें वय प्लस उद, और इसका जब परिवर्तन होगा, ये दोनों संधि जब हम जोड़ेंगे, दोनों शब्दों को हम जोड़ेंगे तब बनेगा शब्द वयोवृद्ध। यहाँ पे विसर्ग निकल जाएगा और यह का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, वयोवृद्ध। तो विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं जो हम समझेंगे। सबसे पहला है विसर्ग का ओ होना, यानी कि जो विसर्ग चिन्ह आता है उसका क्या हो जाता है, ओ हो जाता है।
ओ होना। देखते हैं हम नियम। यदि विसर्ग में अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण या य लगा हो तो ओ हो जाता है। अब देखो तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण मैंने आगे भी आपको दिया है। हमने व्यंजन को अलग अलग वर्ग में विभाजित किया है, 5 वर्ग में, और इसमें भी क, ख, ग, घ, ग ऐसा हम करते थे। च, छ ये दूसरा वर्ग है। तो इस तरह से हमने 5 वर्ग डिवाइड किए हैं, और उसमें भी क, ख, ग से होता है तीसरा वर्ण, ग तीसरा है, घ चौथा है, ग पांचवा है। तो इसी तरह से ये जो वर्ग है ये भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप ये संधि में जो परिवर्तन है उसे जान पाओगे। तो हमें क्या कहता है पहला नियम कि यदि विसर्ग में अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग के तीसरे यानी ग वाला, त द वाला पहले दो छोड़ देने हैं। तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण या य ल हो तो ओ हो जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है अध प्लस गति, तो ध है और उसके बाद विसर्ग है, तो शब्द हमारा बनेगा अधोगति। और अधोगति में आप देख सकते हो ओ आता है, अधो में कौन सा स्वर आ जाता है, ओ आ जाता है। वैसा ही मन प्लस रथ, तो उसका वर्ण बनेगा मनोरथ। अब इसमें भी सब जब संधि बनती है तो ओ हो जाता है। वैसे ही पय द, और उसका वर्ण बनेगा पयोग। तो इस तरह से ये जो पहला नियम है वो आपको याद रखना है। अब दूसरे नियम की हम बात करें तो विसर्ग का र होना, यानी कि जो विसर्ग चिन्ह है वो निकल जाएगा और विसर्ग के बदले कौन सा शब्द आ जाएगा, र आ जाएगा। देखते हैं हम नियम। यदि विसर्ग से पूर्व यानी आगे अ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर या वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण या य लगा हो तो विसर्ग का र हो जाता है। हमें क्या करना है, विसर्ग से पूर्व अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं, हमें क्या करना है, विसर्ग से पहले अ को छोड़कर, यहाँ पे ई है, ह्रस्व ई है, ठीक है, यानी अ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर या वर्ग के तीसरे, चौथे त थ द ध, ये ध चौथे वर्ग का है, त थ द ध चौथे वर्ग का है, वर्ण हो तो र हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पे जो संधि बनेगी वो होगी यहाँ पे निकल गया और इसका क्या बन गया, र, जो यहाँ पे आ जाता है। ध के ऊपर जो चिन्ह है वो र का उच्चारण हमें दिखाता है, तो वर्ण बनेगा निर्धन। वैसे ही दूसरा हम देखें, दुहु प्लस उपयोग। दुहु में भी आप देख सकते हो ह्रस्व उ है और उसके बाद है उपयोग। तो जब संधि बनेगी, जब पूरा वर्ड बनेगा तब होगा दुरुपयोग, र आ गया और र के बाद उ है तो दुरुपयोग रू होगा। उसी तरह पुनर्जन्म, तो हम जब पुनर्जन्म लिखते हैं तब विसर्ग निकाल देते हैं और जब के ऊपर र की मात्रा आ जाती है। वैसे ही निर्यात, यहाँ पे भी विसर्ग निकल जाएगा और य के ऊपर र की मात्रा आ जाती है। तो क्या पता चला दूसरे में कि अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो आगे का और तीसरे, चौथे, पांचवें या य शब्द होगा, वर्ण होगा, तो यहाँ पे र बन जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब तीसरा हम देखें नियम, विसर्ग का श होना। यदि विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो और बाद में च, छ या स हो तो विसर्ग का श हो जाता है। बहुत ही सिंपल है ये नियम। कोई भी संधि में विसर्ग के बाद च या छ हो या ये वाला स जिसमें बड़ा सा बोलेंगे स हो तो क्या होगा, वो संधि में श हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें,
नी प्लस चाहिए। यहाँ पे च है तो क्या बनेगी संधि, सॉरी निश्चय, ये श बन जाएगा कब, जब च होगा या छ होगा तब। वैसे दूसरा वर्ड हम देखें निश्चल, नी प्लस छल, लेकिन हम जब लिखते हैं तब निश्चल श बीच में आ जाता है। वैसे ही दुशासन, वहां पे स होता है, तो वर्ड बनेगा हमारा दुशासन। सिंपल सा ये नियम है, ये आपको याद कर रहेगा। अगर विसर्ग के बाद आपको च छ या बड़ा स दिखता है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग निकल के श जुड़ जाएगा। जैसे निश्चय, निश्चल, दुशासन, वो आपको याद रखना है। सेम वैसे ही दूसरा नियम हमारा है विसर्ग का स होना, जिसे हम छोटा सा बोलते हैं। उसका क्या नियम है, जब विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स होता है। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अगर विसर्ग के बाद त या थ आपको देखने को मिले तो जिस तरह से यहाँ पे श होगा वहां पे क्या आ जाएगा, छोटा सा आ जाएगा। जैसे नमस्ते, हमारा वर्ड यहाँ पे विसर्ग के बाद आता है त, तो यहाँ पे विसर्ग का क्या होगा, स। दूसरा वर्ड है निसंतान, वहां पे भी विसर्ग निकल के दूसरा स ऐड हो जाएगा। तो याद रखना, त हो तो छोटा सा, च छ हो तो बड़ा सा। एंड तीसरा नियम हम देखें, अगर त विसर्ग के बाद त या ठ होगा तो उसका षट्कोण वाला शब्द हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूं और आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से विसर्ग का स कब होता है उसकी भी बात करें तो विसर्ग के पूर्व ई उ और बाद में क ख ठ फ फ हो तो विसर्ग का स होता है। जैसे निष्कलन, धनुष टंकार, यहाँ पे क ठ और क्या होगा, श होगा। यहाँ पे विसर्ग के बाद ट है तो उसका क्या होगा, षट्कोण वाला शब्द हो जाएगा। तो याद रखना है विसर्ग के पूर्व यानी कि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले कितने हैं, ई, ह्रस्व ई या ह्रस्व उ और बाद में क ख ट फ फ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। और लास्ट नियम जो हमारा है विसर्ग का लोप होना, लोप होना यानी कि विसर्ग चिन्ह निकल जाना। तो इसके भी दो नियम हैं, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग के बाद र, विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग हो जाता है, स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे यहाँ पे विसर्ग के बाद र है और स्वर, विसर्ग में जो स्वर आता है आगे यहाँ पे है ह्रस्व ई, जो क्या हो जाएगी, दीर्घ की हो जाएगी। और इसीलिए जब हम नीरस स्वर लिखते हैं तब जो ह्रस्व ई है वो दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाती है। वैसे दूसरा हम वर्ड देखेंगे रो, यहाँ पे भी ऐसा है र है और विसर्ग के पहले ह्रस्व ई है, तो जब शब्द बनेगा तब ह्रस्व ई दीर्घ ई में परिवर्तित होगी और विसर्ग का लोप
निकल जाना, विसर्ग निकल जाता है। और र का दूसरा नियम हम देखें, यदि विसर्ग से पहले अ आ हो और विसर्ग के बाद कोई दीर्घ स्वर हो तो विसर्ग हो जाता है। अगर विसर्ग से पहले अ आ यानी अतम विसर्ग से पहले अ है, त में भी अ है और उसके बाद कोई दीर्घ स्वर ई, तो विसर्ग क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, सिर्फ विसर्ग निकल जाएगा और कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। अतएव तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कुछ नियम हैं जो विसर्ग संधि के हैं जो आपको याद रखने हैं और बहुत ही बारीकी से आपको इसे याद करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपके टेक्स्ट बुक में जो अभ्यास कार्य है उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आप तीनों वीडियो ध्यान से अगर देखोगे, उसके नियम मन में उतारोगे तो फिर आपको संधि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप संधि वाला क्वेश्चन छोड़ दो, कभी भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो आप पढ़ने बैठोगे तो पता नहीं चलेगा। लेकिन मैंने बोला ना, वो 5 वर्ग जो है वो वाला वर्ग याद रखोगे और उसके बाद उसे समझने की कोशिश करोगे तो आपको संधि बहुत ही सरल लगेगी और आपको वो नियम भी याद हो जाएंगे। तो ये थे हमारे विसर्ग संधि के नियम। मैं फिर से एक बार आपको एकदम शॉर्ट में सारे नियम बता देती हूँ जो आपको याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वो 5 वर्ग का टेबल दिया है, उसमें सबसे पहला हमें छोड़ देना है क ख और लास्ट वाला छोड़ना है प फ। उसके बीच वाले जो 3 हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ग च छ ट ठ और त थ। अगर विसर्ग के बाद च छ है तो श, बड़ा श जिसे हम बोलते हैं वो हो जाएगा। अगर विसर्ग के बाद ट और ठ है तो षटकोण वाला स होगा और अगर विसर्ग के बाद त थ होगा या त थ होगा तो छोटा स हो जाएगा। ये है पहला नियम। दूसरा नियम हमें याद रखना है कि अगर विसर्ग के बाद क ख या प फ आता है तो शब्द में या संधि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा नियम, अगर विसर्ग से पहले ह्रस्व ई यानी कि छोटी ई या छोटा ओ होगा तो क्या बन जाएगा, उसका षटकोण वाला श हो जाएगा। और लास्ट नियम हम देखें तो विसर्ग से पहले अ और उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग है घ घ ज झ ट ठ ग ण अण द ध न। ये जो अघोष व्यंजन है अगर वो आते हैं तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये जो नियम हैं वो आपको याद रखने हैं तो आप विसर्ग संधि को भी बहुत ही आसानी से पहचान पाओगे। धन्यवाद।